दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे। तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं। निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहाँ आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। मैं आपके आलोचक के जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ती हूँ और आप बताइए। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको आप स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है। ममता बनर्जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं, और उन्होंने ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं। तो ये सीए के ज़रिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का अहित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है।
अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही हैं वो नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक राज्य सरकार कोऑपरेट न करे, ढूंढना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मशीनरी और डिटेंशन कैंप की बात, अगर वो दिन दूर नहीं है, जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रही? अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं मालूम नहीं है। डिटेंशन कैंप के बारे में बताइए, इसके बारे में बहुत गलतफहमी आ रही है। ऐसा है, आप स्मिता जी इतनी जागरूक पत्रकार है, देश की जानी मानी पत्रकार है, आप भी स्वयं एक बार सीएए को पढ़ लेती, इसके रूल्स को पढ़ लेती, तो मालूम पड़ता इसमें डिटेंशन कोई कैंप की प्रोविजन ही नहीं। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस अपने देश भेजने से पहले उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। ये आपने डिटेंशन एरिया में, जेल में नहीं डाल सकते, ये आपने 2019 में मुझे समझाया था एक इंटरव्यू में। सीएए में डिटेंशन कैंप नहीं है, इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ कि अगर सीएए के तहत वो लोग नहीं आते तो वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका? नहीं, उनकी व्यवस्था होगी ना। 100 लोगों का प्रॉब्लम है तो उसमें से 85 का तो अभी क्लियर हो रहा है, बाकी का आगे सोचेंगे। तो कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, कैसे, कितने लोग हैं? देखिए, ढेर सारे लोग हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। वो जब एप्लीकेशन आएगी और बहुत सारे लोग, ये जो मिस कैंपेन चल रहा है, अपप्रचार चल रहा है, इसके कारण शायद एप्लीकेशन करते हुए भी डरेंगे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए, आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सिटीजनशिप दी जाएगी। आपका अवैध तरीके से भारत में आना, इस शरणार्थी के रूप में आपको स्वीकृति ये कानून दे रहा है, इसका कोई क्रिमिनल केस आप पर होगा नहीं और आपकी भारत में की हुई सारी एक्टिविटी को भी वैधता प्रदान की जाएगी। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक्स्ट्रा राइट्स होंगे या इक्वल राइट्स होंगे या कम राइट्स होंगे? इक्वल राइट होंगे, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा। एक और बात थी, वो एक तो गलतफहमी, अप्रचार कहिए या जो भी है, या कंफ्यूजन ही कहिए, कि असम में सीएए लागू होगा या नहीं होगा, और एनआरसी और सीएए ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं, इंटर देखिए, असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीएए से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीएए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर 2 प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीएए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो 6 शेड्यूल में वो असम के कुछ, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहाँ नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू हो जाएगा। पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ हैं, कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं सीएए की वजह से? जरा भी नहीं बदलेगा। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर सीएए नहीं लागू होगा और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है।
तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है तो ना? वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6ठी अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं।